हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 8 लेक्चर अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। आपके लिए बड़ा सा वेलकम है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। मतलब इसमें हम 5-6 लॉ पढ़ेंगे केमिकल कम्बिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें से कुछ लॉज हैं जो बहुत सिंपल हैं और हम 9th क्लास में भी इनको पढ़ते हैं। इसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एंटोइन लेवोसियर ने 1789 के अंदर दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो हमने पीओएसी वाला टॉपिक पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, उसके अंदर भी देखा था। आपको एक बात बताई गई थी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास किसी भी रिएक्शन के दौरान हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सेम वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो करनी है। जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सिंपल सी स्टेटमेंट हो जाएगी इसकी। आप सिंपल ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का जो मास है वही मास प्रोडक्ट का रहने वाला है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिए जरा। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और वो क्या बना रही है, वाटर। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, इधर इधर भी एक हो गया। ठीक है, अब यहां से आप क्या देखते हो, यहां से आप देखते हो कि हाइड्रोजन का जो 1 मोल है वो ऑक्सीजन के हाफ मोल के साथ रिएक्ट करके वाटर का 1 मोल बना रहा है। तो इसके 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन के हाफ मोल का कितना हो जाएगा, हाफ मोल, और इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 32 इतने ग्राम। ठीक है, तो इसका 2 ग्राम हो गया, प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 16। इट मीन्स टोटल रिएक्टेंट का मास आपके पास कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट का देख लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। तो ये कितना आ गया, 18 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके बराबर रहेगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। क्लियर है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सिंपल सा है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। और दूसरी स्टेटमेंट जो हम रटी रटाई सी पढ़ते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, आप वो भी यूज कर सकते हो कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के दौरान। लेकिन ये लॉ अब प्रेजेंट फॉर्म में कहां पहुंच गया है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस लॉ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, या इसे आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दी, आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दी आपको, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहां पे बेटा जो E है वो क्या है, एनर्जी है। E क्या है, एनर्जी है। M क्या है, मास है। और C क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। इस रिलेशन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से मास और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो गए हैं। इस रिलेशन के हिसाब से मास और एनर्जी दोनों क्या हो गए हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो कुछ ना कुछ मास का लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस जो है इतना कम है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना? तो अब इस लॉ को इस रिएक्शन, इस रिलेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसे बोला गया है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर मॉडिफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंबाइनली उसे हम क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास एंड एनर्जी, उसको हमने मॉडिफाई करके ये नाम दे दिया है। अब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टोटल मास है ना, या सम ऑफ मास एंड एनर्जी जो है, मास और एनर्जी का जो सम है, वो किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी, टोटल sum of mass and energy of a system is constant or conserved। तो ये स्टेटमेंट इसकी चेंज हो गई है। ठीक है, इस लॉ को मॉडिफाई करके हमने मास एनर्जी कर दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर दिया, बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन्स रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। किसने दी थी ये, आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस रिलेशन की वजह से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। क्लियर है, क्योंकि इसके हिसाब से मास और एनर्जी दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे चले। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 में दिया था। बिल्कुल सिंपल सा, जो कंपाउंड की डेफिनेशन आप पढ़ते हो ना, वही इस लॉ की स्टेटमेंट हो जाएगी कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रोपोर्शन जो है मास के हिसाब से वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, देखिए जरा। ए केमिकल कंपाउंड always contains same elements combined together in a fixed proportion by mass। और एक लाइन और लिख रहा हूं इसमें, irrespective of their source, or method of preparation। अब इसको समझेंगे हम, क्या है ये। किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है बेटा वो फिक्स हैं, और उनका जो रेशियो है मास के हिसाब से, प्रोपोर्शन जो है, उनका जो हिस्सा है वो क्या रहने वाला है, हमेशा फिक्स रहने वाला है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आपने उन्हें किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जरा। मान लीजिए आपके पास वाटर है, H2O, क्या है, H2O है। अब यहां पर हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो इसका आप रेशियो निकालोगे कितना आएगा, 1:8। ये किसका रेशियो आया है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इन वाटर, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है आपके पास, इसका केमिकल फॉर्मूला आप हमेशा H2O पढ़ते हो वाटर का। ठीक है, अब ये कहीं से भी कोई भी सोर्स हो सकता है इसका। ठीक है, चाहे ये नल का पानी हो, कुएं का पानी हो, बिस्लेरी का हो, जो भी है, सभी के अंदर रेशियो कितना रहेगा, 1:8। आपके घर का हो, मेरे घर का हो, सभी का रहेगा। ठीक है, और किसी भी मेथड से आपने वाटर को प्रिपेयर किया है, कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपने वाटर को बनाया, लेकिन ये रेशियो जो है हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। क्लियर है यहां तक। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, ये पहला एग्जांपल हो गया। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं CO2 का ले लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का वेट कितना हो जाएगा, 12 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 2 32, 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 8 32, ये कितना हो गया, 3:8। ये किसका रेशियो आ गया, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर है। अब यहां पे भी एक लिमिटेशन आएगी इसकी, एक्चुअली 2 लिमिटेशन आएंगी। ये लॉ जो है आइसोटोप के केस में फेल हो जाता है। देखिए जरा,
ये अगला हो गया, तो यहाँ पर हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। देखिए, लिमिटेशन ऑफ limitations of law of constant composition, जो लॉ अभी आपको पढ़ाया है उसकी कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है, क्या गलत हो गया उसमें। देखिए जरा, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई कंसेप्ट आ गया आइसोटोप का। किसका? आइसोटोप का। ये पहले भी बताया है आपको, जब हम एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आइसोटोप का जिक्र आया था। एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होते हैं आइसोटोप? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, उन्हें हम आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए जरा, मैं नॉर्मल वाटर लिख रहा हूं, नॉर्मल वाटर आपने लिखा H2O, यहां पे आपको हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकालना है, तो जो अभी सोल्व किया था आपने कितना आएगा? 1:8 आएगा। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन की जो आइसोटोप है बेटा कौन सी है? 16 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की आइसोटोप यहां पर 18 हो जाए, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कौन सी आइसोटोप कंबाइन हो रही है? 18 वाली, जिसका मास नंबर 18 है। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालोगे तो हाइड्रोजन का 2 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना लेोगे आप? 18। यहां से रेशियो निकालोगे कितना आएगा? 1:9। कितना आएगा? 1:9। कितना आना चाहिए था? 1:8। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 होता है वो ले रहे हो आप तो 1:8 ही आएगा, लेकिन आइसोटोप अगर आ गया है तो वहां पे ये लॉ फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसकी पहली लिमिटेशन हो गई कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। सेकंड केस ये है कि जरूरी नहीं है कि ये दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर सिर्फ वाटर ही बनाएं। अगर दूसरा कोई कंपाउंड इन्होंने बना दिया तो उसके अंदर जो रेशियो है, वेट का जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस को मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए जरा, जो सेकंड है, सेकंड जो लिमिटेशन है उसको मैं इधर लिख रहा हूं। सेकंड लिमिटेशन क्या रहेगी हमारे पास? ये रहेगी कि इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना देते हैं तो भी ये लॉ फेल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक तो बेटा बना रहे हैं वाटर और एक बना रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। क्लियर है? दोनों केसेस में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लीजिए आप, दोनों केसेस में। तो यहां से तो रेशियो अभी निकाला था, कितना आएगा? 1:8 आएगा। ठीक है, यहां पे रेशियो निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? 1:16। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना है? 1:8। यहां पे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना है? 1:16। तो ऐसे केसेस में भी ये लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये इसकी लिमिटेशन होगी। क्लियर है यहां तक? आगे चले। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। देखो क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, more than one compound, if mass of
one element is fixed which combines with other element, then the weight ratio बोल दो या mass ratio, weight ratio of that other element is simple। देखिए जरा, जब दो एलिमेंट एक साथ कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, मैं मान लेता हूं कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड बेटा बना रहे हैं एक से ज्यादा। एक बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या कह रहा है? एक एलिमेंट का मास फिक्स है, तो इसमें आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कार्बन का मास यहां पर भी 12 रहेगा, यहां पर भी 12 रहेगा, मतलब एक कार्बन का एटम इधर है और एक कार्बन का एटम इधर है। क्लियर है? तो उसको तो भूल जाओ। जो दूसरा एलिमेंट है, जो देखो क्या लिख रखा है, इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। विच कंबाइंस विद, जो कि कंबाइन हो रहा है किसके साथ? अदर एलिमेंट। ठीक है, विच कंबाइंस विद अदर एलिमेंट, देन वेट रेशियो ऑफ दैट अदर एलिमेंट इज सिंपल। जो दूसरा एलिमेंट है उसका वेट रेशियो क्या रहने वाला है? सिंपल रहने वाला है। तो यहां से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 रेशियो विद, यहां पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो रेशियो कितना आ गया? 2:1। क्या आ गया? 2:1। ये रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपल। सिंपल होल नंबर वर्ड आए, सिंपल इंटीजर आए, तो उसका मतलब यही रहेगा कि कंप्लीट नंबर आपके पास आएगा, फ्रैक्शन के अंदर रेशियो नहीं आएगा। 1:1, 1:2, 1:3 या 2:3, 1:3, इस प्रकार से। क्लियर है? इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, वाटर वाला एग्जाम्पल ले लो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये पहला एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक तो वाटर बना रहे हैं H2O और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी तो बताया ये दो कंपाउंड बन सकते हैं इनसे। अब यहाँ पे एक एलिमेंट का रेशियो क्या कर देना, मास क्या कर देना आपने? फिक्स कर देना है। तो हाइड्रोजन का 2 यहां है और 2 एटम यहां है, मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स हो गया। ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 रेशियो विद, यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? 1:2। क्लियर है? तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये रीचर ने 1792 में दिया था। ठीक है, देखिए जरा इसकी स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझा देंगे। व्हेन टू एलिमेंट्स, और मान लेते हैं हम दो एलिमेंट क्या है? ए एंड बी, कंबाइन with fixed mass of element C। थर्ड एलिमेंट हो गया C। ठीक है, when two elements A and B combine with fixed mass of element C indirectly, then the weight ratio या मास रेशियो, वेट ऑफ रेशियो लिख दिया, देन द वेट रेशियो या मास रेशियो, वेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज सेम और सिंपल विद द वेट रेशियो ऑफ ए एंड बी अगेन। ठीक है, with the weight ratio of A and B when they combine directly with each other, when they combine directly with each other।
अब देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, तो इस केस को मैं मान लेता हूं फर्स्ट केस। यहां पर फर्स्ट केस है, ए और बी डायरेक्टली कंबाइन हो गए, कोई भी कंपाउंड बनाया, ए बी टू ए टू बी, कोई भी कंपाउंड बनाया, ठीक है। फिर ए और सी कंबाइन हुए तो यहां पर कोई कंपाउंड बना ए सी का। फिर सी और बी कंबाइन हुए, यहां पर कोई कंपाउंड बना बी और सी का, ठीक है। लेकिन यहां पे बात क्या है कि जो C है बेटा, C, उसका मास क्या होना चाहिए, इसका मास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड। देखिए जरा अब स्टेटमेंट पढ़िए आप क्या लिख रहा है। व्हेन टू एलिमेंट्स, आपके पास 2 एलिमेंट हैं, व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट C। मतलब जब A कंबाइन हुआ C के साथ और B कंबाइन हुआ C के साथ, तो कंडीशन यह है कि C का मास फिक्स होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। जब A कंबाइन हुआ C के साथ कोई कंपाउंड बना, B कंबाइन हुआ C के साथ कोई कंपाउंड बना, लेकिन कंडीशन क्या है कि C का मास है फिक्स। तो यहां पर A और B का जो वेट रेशियो है वो हो गया, ठीक है। इसको मैं सेकंड केस लिख देता हूं। ये जब कंबाइन हो रहे हैं इनडायरेक्टली, जब C के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको मैं सेकंड केस लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देन द वेट रेशियो ऑफ ए एंड बी सेम और सिंपल। तो ए और बी का जो वेट रेशियो है वो सेम रहेगा या सिंपल रहेगा, किसके रेशियो के साथ, फिर से ए और बी के ही रेशियो के साथ, लेकिन कब, जब वो डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं। कहने का मतलब आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, सी का मास फिक्स करना है, एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देख लीजिए क्या करना है कि सी का मास फिक्स रखना है। ए कंबाइन हुआ सी के साथ कोई कंपाउंड बना, बी कंबाइन हुआ सी के साथ कोई कंपाउंड बना, तो यहां पे ए कितना लगा, बी कितना लगा, वो सेकंड केस हो गया, मतलब A बाई बी ऑफ सेकेंड केस। इसका रेशियो जब A और B डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं तो A बाई बी इन फर्स्ट केस, ये रेशियो बेटा सेम या सिंपल आने वाला है। A बाई बी इन फर्स्ट केस, रेशियो विद A बाई बी इन सेकेंड केस। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल करवा देता हूं, देखिए जरा इसका एग्जाम्पल देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। 3 आप एलिमेंट्स ले लीजिए, एक हो गया आपके पास हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन और एक हो गया सल्फर। ये 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कौन कौन से कंपाउंड बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फर कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड H2S बना रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया, ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया, और ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया, सेकंड केस हो गया। ऊपर का दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये आपके पास सेकंड केस हो गया। यहां पे सल्फर का मास आपने फिक्स रखना है, तो देख लीजिए सल्फर इस साइड भी एक है और इस साइड भी एक है। अगर नहीं होता सेम तो हम सेम करते, इसी को मैं मॉडिफाई करके दूसरा एग्जांपल करवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सेम ना हो तो सेम कैसे करना है। तो यहां पे कैसे करेंगे हम, देखिए जरा, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लो फर्स्ट केस से, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इन फर्स्ट केस। इसका रेशियो आप ले किसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो इन सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है मास 16, ठीक है, रेशियो विद। सेकंड केस में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया 32। अब ये रेशियो आपने सोल्व करना है। ये रेशियो क्या आना चाहिए आपके पास, बिल्कुल सिंपल आना चाहिए, मतलब 1:1, 1:2, 2:1, 3:1, 1:3 इस प्रकार से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 16 1 पे गया, 16 2 पे गया, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब 1:1/2, तो ये आ गया 2:1। देखिए जरा क्या आ गया 2:1, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ गया आपके पास, बिल्कुल सिंपल आ गया। इसी एग्जांपल को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल आपने सोल्व कर लिया। अगर मास थर्ड एलिमेंट का फिक्स नहीं हो तो क्या करेंगे, देखिए जरा, अगर मास थर्ड एलिमेंट का फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे। सेकंड है जो सी एलिमेंट है ना बीच वाला, मान लीजिए ऑक्सीजन को मैं बीच में लिख रहा हूं अब की बार, और यहां पे आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहां पे क्या हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब बताइए कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे यहां पे, कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे। यहां पे बनेगा H2S, यहां पे बनेगा H2O, और बेटा यहां पे बनेगा SO2।
अब मैंने क्या कहा था कि जो थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका मास फिक्स होना चाहिए। इधर देखिए ऑक्सीजन का एक एटम, इधर देखिए ऑक्सीजन के दो एटम, फिक्स नहीं है तो फिक्स करो उसको। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट को। यहाँ पे 2 H2O ले लो तो 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, या फिर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, सेम है, कैसे भी करो। और रेशियो किसका निकालना है, फर्स्ट केस से, नीचे वाले केस से H/S फर्स्ट केस रेशियो विद H/S सेकंड केस। क्लियर है, सोल्व करिए। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, सल्फर का कितना हो गया 32, ये फर्स्ट केस से आ गया रेशियो विद। सेकंड केस में देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है ना ऑक्सीजन को फिक्स करने के लिए, 4 डिवाइडेड बाय। सल्फर का कितना होता है 32, इतना हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, 32 से 32 चला जाएगा, और ये 2 1 और ये 2 पे 1:2। क्लियर है, ऐसे करना है आपने, ठीक है। और जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के, तो आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड मिलेंगे। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे हम इसका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। और जो मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है उसके अंदर 2 एलिमेंट 2 से ज्यादा कंपाउंड या 2 कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे, 2 एलिमेंट, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या मिलेगा, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या ध्यान रखना आपने, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर करना है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट है गेल-ल्यूशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये भाई गेल-ल्यूशक ने 1808 में दिया था, 1808 के अंदर, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब ये क्या कह रहा है, इसमें जब भी कभी भी गैस का जिक्र आए आपके पास, तो उसमें एक बात जरूर ध्यान रख लिया करो कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर या सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उनकी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस क्या है, कांस्टेंट रखी गई है, सेम रखी गई है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि अगर वेरिएशन हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जैसे हमने मोल कंसेप्ट के अंदर शुरुआत में सीखा था कि जब भी आप गैस के वॉल्यूम की बात करते हो कि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है, तो हमेशा से ये कहा गया था कि आपको एनटीपी या एसटीपी दिया मिलेगा, और नहीं भी है तो आप अंडरस्टूड होगी एनटीपी या एसटीपी के लिए ही ऐसा कहा गया है। क्लियर है, तो यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर या एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लॉ आपको मतलब वैलिड रहता है। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एवरी गैस रिएक्ट टुगेदर। जब भी गैस रिएक्ट करती है, देखिए जरा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases combine under similar conditions of temperature and pressure, whenever gases combine their volume bears a simple whole number ratio with each other, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में मैं एक बात और लिख रहा हूं, एंड ऑल्सो सिंपल रेशियो विद प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स क्या हैं, इफ गैसेज, अगर प्रोडक्ट्स भी क्या हैं, गैसेज हैं। तो देखिए आप ध्यान से सुनिए, अगर 2 गैसेज कंबाइन हो रही हैं और प्रोडक्ट बना रही हैं, और प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, गैस है, क्लियर है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, सभी गैसेज के वॉल्यूम का रेशियो क्या रहने वाला है, सिंपल रहने वाला है। ये किसने बताई ये बात, गेल-ल्यूशक लॉ, गेल-ल्यूशक ने बताई 1808 के अंदर। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जरा, फॉर एग्जांपल H2 गैस कंबाइंस विद Cl2 गैस, और क्या बना रहा है,
2HCl गैस ही बन रहा है, इधर का दिखाई दे रहा है, 2HCl गैस ही बन रहा है। तो यहां पे बताइए अब अगर हम मोल कंसेप्ट से इसको सोल्व कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर आप निकालोगे तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी रह जाएगी 22.4 लीटर, इसके 1 मोल की वॉल्यूम कितनी रह जाएगी 22.4 लीटर, इसके 2 मोल की वॉल्यूम कितनी रह जाएगी 44.8 लीटर। मान लेते हैं कि जो कंडीशन आपको टेम्परेचर और प्रेशर की दी गई है वो एनटीपी या एसटीपी की है, मान लिया हमने। और अगर आप और भी कोई मानते हो तब भी रेशियो क्या रहने वाला है, इनका सेम रहने वाला है। जो यहां पे रेशियो आएगा 1:1:2, तो ये रेशियो सिंपल आया कि नहीं आया। अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो प्रोडक्ट को भी ले लेना साथ में, प्रोडक्ट गैस नहीं है तो सिर्फ रिएक्टेंट्स की जो वॉल्यूम है उनका आप रेशियो ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा सिंपल या सेम होल नंबर रेशियो कंप्लीट नंबर में मिलेगा। क्लियर है यहां तक? आगे चले, नेक्स्ट है आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। क्या है एवोगैड्रोस लॉ? ये भी गैसेस के लिए ही है, सुन लीजिए ध्यान से, स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझा देंगे। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ये चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, बस ये लॉ जो है स्टार्टिंग में आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो ये स्टार्टिंग में दिए गए हैं सारे के सारे लॉ, मैं इनको लास्ट में करवाता हूं नॉर्मली, ठीक है। उससे फायदा ये हो जाता है कि अगर आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से आ गया है तो ये बात समझने में आपको कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो क्या लिख रखा है, सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, और ये कंडीशन मैं मान लेता हूं कि एनटीपी या एसटीपी की है। तो अब आगे देखो क्या है, अगर दो गैसेस की वॉल्यूम बराबर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मान लो दो गैसेस की वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, तो बताइए उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, बराबर रहेंगे। खुद सोच के देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास भाई H2 का 1 मोल है, या ऐसे मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है इसकी 22.4 लीटर है, पहले ऐसे लिख देता हूं, इक्वल वॉल्यूम की बात हो रही है ना। फिर ऑक्सीजन गैस है दूसरी, उसकी वॉल्यूम भी कितनी है 22.4 लीटर है। एनटीपी और एसटीपी की कंडीशन पे हमने वॉल्यूम इतनी ले ली, तो इसके अंदर कितने मोल होंगे बताना भाई, 1 मोल। इसके अंदर भी कितने मोल होंगे 1 मोल, और 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल कितने रहेंगे Na, इसके अंदर भी कितने रहेंगे Na। अब मुझे बताओ दोनों के वॉल्यूम अगर बराबर थी तो दोनों के मॉलिक्यूल बराबर आए कि नहीं आए? क्लियर है कि नहीं है? यही तो बात लिख रखी है जो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, यही बात लिख रखी है, पढ़ लीजिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर गैसेस की वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे दोनों के बराबर रहेंगे। यही बात तो हमने पढ़ी है और यही बात एवोगैड्रो ने बताई थी। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख देते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और n यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम को अगर मैं डबल कर दूं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2Na हो जाएंगे अगर एनटीपी और एसटीपी की कंडीशन है तो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ये हमने पहले से पढ़ रखा है, बस ये स्टेटमेंट थी, सिंपल सिंपल से लॉ थे, मैंने आपको ये सारे करवा दिए हैं। आगे चले, अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपको जैसे ये क्वेश्चंस को करोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा कि हाँ सर ऐसे हो जाएंगे आराम से। पहला है आपके पास, what weight of BaCl2 would react with 24.4 gram of Na2SO4 to produce 46.6 gram of BaSO4 and 23.4 gram NaCl। देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए कि कौन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ और क्या बन रहा है। देखो BaCl2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Na2SO4 के साथ। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं यहां पे, BaCl2 reacts with Na2SO4, क्या बना रहा है यहां से BaSO4 प्लस NaCl,
ठीक है, बैलेंस करोगे तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, हालांकि बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जब आपके पास जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सभी का वेट दे रखा हो किसी एक को छोड़ के, तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, देखिए जरा, यहां पर 3 रिएक्टेंट्स या 3 ऐसे है, टोटल 4 चीजें हैं, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, 3 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, 3 का वेट दे रखा है, एक का वेट आपने निकालना है। देखो व्हाट वेट ऑफ इतना, तो इसको मैं मान लेता हूं x, इसका x ग्राम रिएक्ट कर रहा है, वुड रिएक्ट विद, इसका कितना दिया है 24.4 ग्राम दिया है। ठीक है, टू प्रोड्यूस BaSO4 कितना बन रहा है 46.6 ग्राम, और NaCl कितना बन रहा है 23.4 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास कितना हो गया देखिए जरा, x प्लस 24.4 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 46.6 प्लस 23.4। इसको सोल्व कर लीजिए, 6 और 4 10, 6 और 3 9, और एक 10, 4 2 6 और एक 7, 70.0 ये हो गया। इसको उधर भेजोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो x प्लस 24.4 x इज इक्वल टू 70.0 माइनस 24.4, ये कितना हो गया 6, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 2 गया तो 4, 45.6 ग्राम आ जाएगा क्या BaCl2। BaCl2 आपके पास कितना आना चाहिए 45.6 ग्राम BaCl2 रिएक्ट करेगा किसके साथ 24.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 के साथ, जिससे क्या बनेगा 46.6 ग्राम BaSO4 और 23.4 ग्राम NaCl। क्लियर है? हो जाएगा। अब अगला पढ़िए, ये कह रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड फॉर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इनमें से किसके किसके लिए वैलिड है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए आप 2 वर्ड याद रख लेंगे सिंपल से, क्या 3 एलिमेंट और 3 कंपाउंड अगर कहीं दे रखे हैं तो समझ जाइए कि वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, एक बार देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा आपने। 3 एलिमेंट हैं जो कि 3 कंपाउंड बना रहे हैं, उनका वेट रेशियो से रिलेशन था कि फर्स्ट केस के अंदर कितना वेट रेशियो है, सेकंड केस में कितना वेट रेशियो है, वो सेम या सिंपल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे जरूरी कंडीशन क्या है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड अगर बना रहे हैं तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की फर्स्ट कंडीशन हो गई। और अगर कोई इसी को फॉलो नहीं कर रहा, 3 एलिमेंट मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं या 4 कंपाउंड बना रहे हैं, 5 कंपाउंड बना रहे हैं, तो वहां पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, देखो एक हो गया सोडियम, एक हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन, फिर से क्लोरीन, फिर से सोडियम, यहाँ क्लोरीन पहली बार आया है, फिर क्लोरीन, मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से हैं, एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और 3 ही कंपाउंड है NaH, HCl और NaCl। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी क्यों नहीं होंगे, बाकी क्यों नहीं होंगे। देखो एक सोडियम हो गया, फिर क्लोरीन आ गया, फिर सोडियम, फिर ब्रोमीन, फिर सोडियम, फिर आयोडीन। तो यहाँ पे देखो एक तो सोडियम हो गया एक एलिमेंट, तो बाकी के 3 एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 4। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फेल हो गया यहाँ पे। अगले में देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सभी में कॉमन है, एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो 4 एलिमेंट हो गए, ये भी फेल हो गया। यहाँ पे एक लिथियम, एक सोडियम, एक पोटासियम और एक हाइड्रोजन, 4 एलिमेंट हो गए, तो ये भी फेल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से करेंगे तो सोल्व हो जाएगा आराम से। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट है when 100 ग्राम ऑफ इथीन polymerizes the weight of polythene produced will be। ये रिएक्शन है, ये पॉलीमर के अंदर पढ़ते हैं हम, ठीक है, पॉलीमर के अंदर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके पास इथीन हो गए, इसके n मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर पॉलीथीन बना रहे हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा पॉलीथीन का। मतलब पॉलीथीन को हम ऐसे लिखते हैं, पॉलीइथीन बोलो या पॉलीथीन बोलो, ये ऐसे बनता है। अब इसको ध्यान से पढ़िए आप, 100 ग्राम इथीन था, वो रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और कुछ नहीं दे रखा आपको, इथीन से पॉलीथीन बन रहा है। 100 ग्राम आपके पास क्या था, इथीन था, जिससे कि पॉलीथीन बन रहा है। तो आप एक बात बताइए, जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, बाकी के जो कुछ भी आपको दे रखे हैं वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है।
ठीक है, तो इसमें सिंपल आपने क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास हो जाएगा। तो 100 ग्राम अगर आपके पास रिएक्टेंट था तो 100 ग्राम ही आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो 100 ग्राम आपके पास इथीन था तो 100 ग्राम ही पॉलीथीन बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा। सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने कवर कर लिए हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके पीवाई की डिस्कशन बचे हैं, हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उसका एक लेक्चर और लगेगा। ये पूरी तरह से चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो आप अच्छे से सारे पिछले लेक्चर्स को भी देख लीजिए। जब भी आप अगला लेक्चर, बीच में से मत देखना, शुरुआत से देखना और आखिर तक पेन कॉपी को साथ लेके बैठना। कोशिश करो कि साथ के साथ आप नोट कर लो। ठीक है ना, तो आपने यहां तक लेक्चर को देखा, आपको एक बड़े वाला थैंक यू। और एक बार फिर से मैं कुछ बातें बता देता हूं कि मैं मोल कंसेप्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको। मोल कंसेप्ट 1 हमने कवर कर लिया है। मोल कंसेप्ट 2 में हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन ये पढ़ेंगे। फिर मोल कंसेप्ट 3 को पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर हमने नॉर्मेलिटी और मेन उसमें रहने वाला है टाइट्रेशन पढ़ेंगे हम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, वो मोल कंसेप्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का कंबाइन यूज उसके अंदर होगा। तो पहले आप इसको, फर्स्ट चैप्टर को, मोल कंसेप्ट 1 को अच्छे से कवर कर लीजिए सभी लेक्चर्स को। उसके बाद हम मोल कंसेप्ट 2 पे चलेंगे, फिर मोल कंसेप्ट 3 पे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय।